हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम लोग अपने साइंस सैंपल पेपर के सेक्शन नंबर डी को चेक करने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, क्वेश्चन है 34 का ए। क्वेश्चन में बोला गया आपका कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऋषि थिंक्स इट ऑकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जस्टिफाई विथ वैलिड रीजनिंग whose thinking is correct। अब देखो यहाँ पर ना दो लोगों की थिंकिंग है। पहली थिंकिंग किसकी है? तो कीर्ति की पहली थिंकिंग है, एंड जो दूसरी थिंकिंग है वो आपकी ऋषि की है। दोनों का क्या सोचना है? तो कीर्ति सोचती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं आपके, तो ऑकर्स होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। वहीं पर ऋषि का सोचना होता है कि जो अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉन्ट्रेरी होते हैं। अब जब दोनों के बारे में ना हम लोग बात करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम लोग अगर बात करते हैं आपके ना हाइड्रोकार्बन, सिंपली क्या होता है, तो जहां पर क्या होंगे आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन्स कंटेन होंगे वो क्या बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन्स बनेगा। वही देखो अगर ना हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सैचुरेटेड के बारे में, तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो यहां पर क्या बनता है आपका, तो सैचुरेटेड के अंदर हमेशा आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। हमेशा यहाँ पर क्या कौन से बॉन्ड बनते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है आपका वो कैसे बॉन्ड बनेंगे आपके, तो या तो आपके वो ना डबल बॉन्ड होंगे, या फिर यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा आपका वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सो इधर यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, डबल बॉन्ड बनेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं कहां पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अब देखो सिंपली अगर ना हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, अगर ठीक है, अगर हम लोग सिंपली क्या करते हैं ना, बॉन्ड बनाते हैं, तो जब बॉन्ड आप बनाओगे तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड क्या बनाएंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जब से पहले ना अगर हम लोग बॉन्ड क्या करते हैं, बनाते हैं, अगर सिंपली देखो जैसे यहाँ पर हमें क्या देना है ना, कुछ रीजंस देने हैं कि आखिर ना दोनों में से जो थिंकिंग आपकी है ना, वो किसकी थिंकिंग क्या है आपकी करेक्ट है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं थिंकिंग देखते हैं कि किनकी थिंकिंग आपकी क्या होगी, यहाँ पर सही होगी। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, तो CH4 को, है ना, जब हम लोग क्या करेंगे, CH4 को जब हम लोग क्या करेंगे ना, क्लोरीन से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, CH4 को आप क्लोरीन से क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जो रिएक्शन आपको मिलता है वो कैसा मिलता है आपका, CH3 मिल जाएगा, एंड प्लस क्या मिलेगा आपको, HCl मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा आपका, CH3 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपका, HCl मिलेगा। तो अगर हम लोग इसमें ना क्या करते हैं, अगर बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंपल देखो जैसे यहाँ पर CH4 का जो हम लोग बॉन्ड लेंगे, वो बॉन्ड सिमिलरली क्या करेगा, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लेना है ना, तो क्लोरीन का हमें दो क्या लेना है, तो एटम्स लेना है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, Cl एंड प्लस क्या होगा आपका Cl। तो जब देखो यहाँ पर जब रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर ना जो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है वो रिएक्शन कैसा होगा, तो वो जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा वो रिएक्शन क्या करेगा आपका, सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। रिएक्शन कैसा होगा आपका, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आपको देखने को मिलता है वो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीन आपके हाइड्रोजन के प्लेस में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूट देखने को मिलता है। यानी आप सिंपल बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा मेथड मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं सिमिलरली, अगर है ना, अगर हम लोग बात करेंगे आपके ना अनसैचुरेटेड में, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है आपका, तो जैसे कि हमने पहले बताया क्या होता है यहाँ पर, सो यहाँ पर इधर क्या बनेगा आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। यहाँ पर क्या बनेंगे, सो यहाँ पर आपके इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो अगर हम लोग देखो बात करते हैं अगर यहाँ पर,
तो जैसे देखो कार्बन हमेशा क्या करता है आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन जब क्या करेगा आपका, जब हम लोग इसमें ना हाइड्रोजन का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे, इनके बॉन्ड्स को क्या करेंगे ना सबसे पहले बनाएंगे एंड देन इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, तो सिमिलरली क्लोरीन के साथ में अगर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कि जो आपका कार्बन का डबल बॉन्ड है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना। कार्बन के हम लोग पहले क्या करेंगे, तो कार्बन के ना डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे ना, इसके बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करोगे, देन यहाँ पर क्या आएगा आपका क्लोरीन आएगा एंड यहाँ पर भी क्या आएगा आपका क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा एंड देन ऊपर नीचे हम लोग बात करें तो सिंपली क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन बनेगा, है ना। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो चीजें आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं आपकी, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही है, उल्टा यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, तो यहाँ पर जब ना हम लोग बात करेंगे तो एडिशन हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एडिशन हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो कीर्ति का आपका थिंकिंग है कि क्या होते हैं आपके ना, तो कीर्ति के थिंकिंग के अकॉर्डिंगली कि सैचुरेटेड होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पर, आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो कीर्ति का थिंकिंग है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखो आंसर में मेंशन भी क्या किया गया आपका, कीर्तिस थिंकिंग इज करेक्ट एज substitution reaction occur in saturated hydrocarbons, hydrogen atoms are replaced with heteroatoms in saturated hydrocarbons, whereas in unsaturated hydrocarbons an addition reaction occurs, simple molecules are added across double और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के सेकंड में। अब देखो 34 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला गया आपका, मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो चलो यहाँ पर सिंपली बोला गया आपका क्या है ना, तो यहाँ पर देखो सिंपली बोला गया आपका कि मीथेन एंड प्रोपेन होते हैं, या फिर अगर ना हम लोग उनके आइसोमर्स की बात करेंगे तो उनका एज अ फ्यूल की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलो आगे बोला है कमेंट ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपेन, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज। अब देखो अगर ना मीथेन एंड प्रोपेन के क्या करते हैं, अगर होमोलॉगस में क्या करते हैं, नीचे लोअर सीरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, इथेन, है ना। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इथेन देखने को मिलते हैं। तो इसी के हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन है ना डॉट स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, ठीक है ना, इथेन का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा, सो इथेन का जो आपका फॉर्मूला है वो हो जाता है आपका C2 एंड H6। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इथेन के फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करेंगे इसके ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो कार्बन के बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं। तो कार्बन हमेशा क्या करता है आपका ना, डबल बॉन्ड क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना। कार्बन क्या करता है आपका, तो कार्बन हमेशा ही क्या करते हैं आपके ना, डबल बॉन्ड क्या करेंगे आपके, बनाएंगे, ठीक है ना। कार्बन क्या करेंगे आपके, सो कार्बन आपके सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो पिक्चर में आपका ना मेंशन भी है, देखो कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ना, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। देखो कार्बन अपना क्या कर रहा है आपका, डबल बॉन्ड बना रहा है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर आप कार्बन के क्या करते हो ना, एटॉमिक नंबर की बात करते हो, तो ये कितना होता है आपका 6 होता है। एंड जब हाइड्रोजन के ना हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर इनके हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 2 होता है। यानी कि जब ना आप हाइड्रोजन के बारे में बात करोगे, सो हाइड्रोजन को अपने ऑर्बिट्स पूरे करने के लिए कितने चाहिए, या अपने सेल्स को पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉनिक डॉट की 1 एटम्स की क्या रिक्वायरमेंट है,
वही जब बात करेंगे कार्बन का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका 2 and 4 होगा। तो सेकंड वाले ऑर्बिट्स में कितना होता है आपका, टोटल 8 आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, यानी कि इसको कितना जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या है, जरूरत है। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए। तो हाइड्रोजन देखो क्या करेगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है ना आपका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन क्या करेगा, तो हर जगह से क्या करेगा ना, कार्बन का ये एक एटम क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है ना, कार्बन पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन का एक एटम यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा आपका, है ना, एक यहाँ से ले लेगा, ठीक है ना, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इसका जो आपका क्या है ना, मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ना कार्बन के केस में, तो कार्बन को कितना एटम चाहिए होगा, तो कार्बन को आपका 4 एटम चाहिए होगा। तो कार्बन देखो पहले क्या करेगा, तो इधर का जो आपका कार्बन है ये सबसे पहले देखो करेगा क्या कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये तीनों हाइड्रोजन से लेगा आपका, एंड जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका है ये कहां से लेगा, इस वाले कार्बन से ले लेगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सिमिलरली इधर का जो आपका कार्बन है ये तीनों से क्या करेगा, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, ये इस वाले कार्बन का लेगा। तो इस तरीके से कंप्लीटली क्या करेगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, देखो सिंपल क्या है आपका, सो मीथेन एंड प्रोपेन अंडरगो कंबसन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द लोअर होमोलॉग of propane is ethane has the following electron dot structure। तो सिंपल यहाँ पर हमने देखा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका ना किस तरीके से बनेगा। सिमिलरली देखो हमें बोला गया कि हमें इनके क्या करने हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करने हैं, इनके बताने हैं। तो जब ना इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहला अगर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर इनके हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे कि आपका जो लोअर होमोलॉग आपका सीरीज है इसमें जो मेनली आपके क्या होंगे, 2 आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 हम लोग क्या करते हैं ना, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम लोग फीचर लेके चलते हैं, देखो सबसे पहला फीचर क्या होता है आपका, सेम जनरल फॉर्मूला होता है ना। अगर हम लोग इनके कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो पहला फीचर हमें क्या देखने को मिलता है, तो पहला जो हमें फीचर देखने को मिलेगा वो होता है हमारा सेम जनरल फॉर्मूला, है ना। पहला क्या मिलेगा हमें, सेम जनरल फॉर्मूला, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो कुछ क्या होगा आपका पहला फीचर होगा। इसके अलावा हम लोग और इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या होगा हमारा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम लोग दूसरा फीचर क्या लेते हैं, सिमिलर केमिकल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तीसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि सिमिलर ग्रेजुअल हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है कहां पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। आप किन्हीं भी क्या करते हो, 2 को एग्जाम में अपने लिख सकते हो। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका लिया गया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला गया आपका, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। अब देखो आपने कभी अगर ना बिल्डिंग होते देखा होगा किसी भी चीज को, जब बिल्डिंग आपकी वेल्डिंग की जाती है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन एंड इथाइन के मिक्सचर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना, किस चीज के लिए, तो वेल्डिंग के लिए। तो सिंपल देखो बोला गया कि आपको ना अपने आंसर में क्या करने हैं,
इस बात को बताना है, प्रेडिक्ट करना है कि अगर हम लोग क्या कर दे, एयर एंड इथाइन के मिक्सचर को यूज क्यों नहीं करते हैं, है ना। देखो सिंपल आंसर क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज सफिशिएंट अमाउंट्स अंडरगोज कंप्लीट कंबशन टू फायर अ क्लीन ब्लू फ्लेम, है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे मिक्सचर के बारे में, ठीक है, तो जो आपका ना इथाइन होता है एंड आपके ऑक्सीजन होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट्स में क्या करते हैं, आपके अंडरगोज कंप्लीट कंबशन क्या करते हैं, फायर के लिए आपके एक क्लीन ब्लू फ्लेम आपको देते हैं, है ना, क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं इन प्रेशर ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और अगर देखो क्या होता है, तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि जब एयर का क्या होगा, आपका प्रेजेंस होगा, तो इथाइन क्या होगा आपका, सो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इथाइन क्या करेगा, आपका अंडरगो कंप्लीट कंबशन में नहीं जाएगा एंड जिस कारण से क्या करेगा, आपका ये सूटी फ्लेम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए सिंपली क्या करते हैं, तो वेल्डिंग के लिए हम लोग इथाइन एंड एयर का मिक्सचर का यूज नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का बी। देखो 34 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान देंगे 34 में क्वेश्चन है ए और क्वेश्चन बी है, तो आपको इधर क्वेश्चन ए को अटेम्प्ट करना है या फिर इधर आपको क्वेश्चन बी को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। दोनों में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलो 34 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, ए एंड बी आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली, है ना। अगर देखो ए एंड बी की हम लोग बात करते हैं तो आपके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं आपके लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड का एंड ये लॉन्ग चेन आपके हैं किनके, तो सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड हो जाएगा का चेन आपका है एंड बी आपका सल्फोनिक एसिड का क्या है, आपका चेन है। अब आगे देखो बोला है विच वन ऑफ ए और बी विल यू प्रिफर एज अ क्लींजिंग एजेंट। तो आप ना क्लींजिंग एजेंट में ना किसको क्या करोगे, आप प्रिफर करोगे, ठीक है ना, हैंड पंप वाटर जो मेनली, तो आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है। चलो आगे देखो क्या बोला गया आपका, देखो हम लोग सिंपली प्रिफर किसको करेंगे, सो बी इज प्रिफर्ड फॉर क्लींजिंग एक्शन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर आर प्रेसिपिटेटेड विथ कार्बोजाइलिक एसिड, है ना। देखो सिंपली क्या बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पर बी को प्रिफर करेंगे अपने क्लींजिंग एक्शन के लिए। अब बी को प्रिफर कर रहे हैं तो सिंपली देखो क्या है, तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आपके सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो मेनली क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम एंड जो मैग्नीशियम आपके सॉल्ट्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके, तो अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं आपके, तो प्रेसिपिटेट करते हैं आपके कार्बोजाइलिक एसिड के साथ में। जैसे बोला गया आपका, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड जो आपका क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं आपके सल्फोनिक एसिड के वाटर में क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल हो जाते हैं। सो बी इज मोर इफेक्टिव, इसीलिए क्या होता है आपका, तो बी आपका क्या है, वो ज्यादा आपका इफेक्टिव है क्लींजिंग एजेंट। अगर किसके प्रेजेंस में हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंस की इसकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 के बी का सेकेंड नंबर। इसमें देखो बोला गया है एलाबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, है ना। हमें क्लींजिंग एक्शन को क्या करना है, प्रोसेस को एलाबोरेट करना है ना। इलुस्ट्रेट मिसल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, तो लेबल डायग्राम से हमें क्या करने हैं, मेनली मिसल्स को हमें क्या करना है, इलुस्ट्रेट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग अगर प्रोसेस की बात करेंगे, देखो आंसर क्या होगा आपका, तो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एंड अगर हम लोग बात करते हैं सोप्स की, तो सोप्स आपके नॉर्मली क्या होते हैं, तो सोप्स आपके ना मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं आपके, तो दो एंड्स आपके क्या होते हैं, डिफरिंग होते हैं प्रॉपर्टीज में। वन आपका कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर में क्या होता है आपका, डिसॉल्व होता है। एंड जो अदर एंड होता है आपका, वो कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि क्या करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो
अगर हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है आपका, देखो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपके दो एंड्स और दोनों के प्रॉपर्टीज आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग पहले एक एंड की बात करेंगे तो आपका हाइड्रोफिलिक होता है जो कि आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एंड जो दूसरा एंड आपका होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है जो कि आपके हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे ना अगर किसके बारे में, सोप के बारे में, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोप के बारे में, तो क्या होता है आपका, देखो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे CH3, ठीक है ना, CH3 अगर हम लोग लेते हैं, CH3 के अलावा COO है ना, CH3 COO CH2 हो जाएगा, ठीक है ना, CH3 COO, ठीक है ना, CH3 ही होगा आपका। अगर आप इसको क्या करते हो, कंबाइन करते हो किसके साथ में, तो अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में अगर आप इसको क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको जो यहाँ पर ना रिएक्शन देखने को मिलता है, वो रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रिएक्शन आपको मिलेगा CH3COONA, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपको, CH3COONA प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा CH3OH। एंड ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें अगर CH3COONA, यही क्या है आपका, सोप होता है। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 के बी का थर्ड। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें देखो बोला गया हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर CH3COOCH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, एंड केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस प्रोसेस का नेम बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं सोप के प्रिपरेशन में, किससे, ईस्टर से। देखो सिंपल रिएक्शन क्या है आएगा आपका, तो सिंपल ना अगर हम लोग क्या करते हैं ना, रिएक्शन की या केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें, तो सिंपल जो हमारा केमिकल इक्वेशन यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा आपका, तो केमिकल इक्वेशन बनेगा आपका CH3CH216 COOR प्लस NaOH CH3, इसके अलावा आपका हो जाएगा CH216। ठीक है ना, इसमें आगे हम लोग बात करेंगे अगर, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है ना, तो CH3CH2 COOR NaOH। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से हम लोग इक्वेशन देखते हैं। देखो इक्वेशन अगर फिर से देखें, इक्वेशन का जो फॉर्म हम लोग लिखते हैं, पहले क्या हो जाएगा आपका, तो पहले लिखते हैं CH3CH216 COOR, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारा NaOH। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा है CH3CH216 OOR NaOH। ठीक है ना, NaOH। अब इसके बाद देखो जब रिएक्शन आपका बनेगा, तो वो रिएक्शन बनेगा आपका CH3CH216, है ना। रिएक्शन क्या बनेगा हमारा, तो जो रिएक्शन बनेगा हमारा वो बनेगा CH3CH216। ठीक है ना, CH3CH216 COONA, है ना, क्या बन जाएगा COONA प्लस कितना बच जाएगा आपका, देन आगे जो लास्ट हमारा बचेगा वो हो जाएगा ROH। तो ये कुछ हमारा क्या बनेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, ये हमारे क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, एंड ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है।
ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड अगर हम लोग देखो बात करते हैं ना इस प्रोसेस का, कि इस प्रोसेस का क्या नेम होगा, तो प्रोसेस के अगर हम लोग नेम की बात करेंगे तो प्रोसेस का जो नेम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सैपोनिफिकेशन, है ना, सैपोनिफिकेशन, ये आपके क्या हो जाएगा, प्रोसेस का नेम होगा। क्लियर है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 का ए। ठीक है ना, यहां भी देखो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, 35 का ए मिलेगा एंड जो दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन होगा आपके 35 का बी होगा। तो यहां पर भी सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करने। इधर आपको 35 का क्वेश्चन ए अटेम्प्ट करना या फिर आपको 35 का क्वेश्चन नंबर बी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ए के अंदर। देखो 35 के ए में देखो क्वेश्चन क्या बोला है, तो 35 के ए में जो क्वेश्चन आपका लिया गया है, इसमें बोला है आपका द इमेज बिलो शोज अ बनाना प्लांट। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ना एक इमेज दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपका एक इमेज है, सर्कल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है, इधर वाले पार्ट ये सारे आपके क्या है, सर्कल जो आके चल के प्लांट में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इमेज आपके बनाना प्लांट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि बनाना प्लांट क्या कर रहा है आपका, तो ग्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सकर। तो सकर के हेल्प से बनाना प्लांट क्या करेगा आपका, ग्रो करेगा। दिस सकर्स आर स्मॉल प्लांट स्टेम outgrowths which can be separated from the main plant and planted separately and they will grow into a new plant subsequently। अब देखो बहुत ही सिंपल है, अगर देखो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप इसका इजीली आंसर यहाँ से दे सकते हो। ठीक है ना, देखो सिंपल है, एक बनाना में क्या होते हैं, तो बनाना का जो प्लांट आपका है वो सकर से क्या कर रहा है, आपका ग्रो कर रहा है। अब सकर आपका ना स्मॉल प्लांट हो, इसमें स्टेम क्या होता है आपका, आउटग्रोथ होता है, जो कि आपके मेन प्लांट से क्या होता है आपका, सेपरेट होता है। एंड इस सकड़ को ही प्लांट जब हम लोग कर देंगे तो आपको एक न्यू प्लांट क्या देखने को मिलता है, ग्रो होता दिखाई देगा। तो जब न्यू प्लांट का जो रिप्रोडक्शन आपका होता है, इसमें बोला गया है गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट शोन इन द इमेज। तो अगर देखो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसा कि ना आपने देखो अगर पढ़ा होगा 7th में कहीं आपका है ना, क्लास 7th का ही टॉपिक है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है ना, अगर आप क्या करते हो, बात करते हो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो अगर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है ना, पहला कैसा होता है, तो एक जो टाइप होता है आपका वो असेक्सुअल का होता है आपका, एंड जो दूसरा आपका टाइप होता है वो सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो आपका क्या है, असेक्सुअल है। एंड असेक्सुअल में भी कौन सा आपका प्रोसेस इसके अंदर नेम इन्वॉल्व होगा आपका, तो उसके अंदर आएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा होगा आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 का बी। ठीक है ना, 35 के हमारे का ए का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, तो 35 के ए का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला गया आपका, लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ द फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन। अब देखो जब ना रिप्रोडक्शन मेंशन की हम लोग बात करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर कौन सा आपका रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका है। एंड असेक्सुअल में भी कौन सा आपका, तो वेजिटेटिव है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका है। जब इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके मेनली फार्मर्स को ना क्या दो एडवांटेज देखने को मिलेंगे। अब देखो फार्मर्स के जब एडवांटेज की बात है, तो क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, पहला तो मोर क्रॉप्स इन सेम टाइम इंटरवल, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स क्या कर पाएंगे, वो ग्रो कर पाएंगे सेम टाइम इंटरवल में, जो कि कैसे होंगे, आपके जेनेटिकली आपके आइडेंटिकल होंगे। फ्लावर फ्रूट फास्टर होगा आपका, एंड नो नीड टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स। एंड फार्मर को यहाँ पर क्या है, पॉलिनेटर्स के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया आपका, द एवा प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व्ड
इन दिस प्रोसेस, है ना। अब देखो एवा प्लांट क्या कर रहा है, तो जो एवा आपका प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका किसके, मेल फ्लावर को। एंड आगे देखो बोला गया आपका एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो किस तरीके से जो प्लांट आपका है ना पॉलिनेशन के प्रोसेस में आपका इन्वॉल्व होगा। अब जब बात करेंगे ना पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की, अब देखो पॉलिनेशन जब हम लोग बात करेंगे ना तो पॉलिनेशन आपके दो तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इधर पॉलिनेशन भी क्या होता है आपका, दो तरह का होता है। पहला कैसा होता है आपका, सो पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एंड जब दूसरे हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। फर्स्ट होंगे आपके सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग बात करेंगे ना, देखो पहले बात करेंगे अगर सेल्फ में, देखो सेल्फ में क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपका जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो एंथर से कहाँ पे आपका, तो स्टिग्मा में क्या करता है आपका ट्रांसफर होता है सेम प्लांट के अंदर। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है आपका जो पॉलन ग्रेन्स होता है आपका वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में क्या होता है आपका ट्रांसफर होता है। हालांकि प्लांट आपका वो सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एजेंट्स जो हेल्प करते हैं आपके, जैसे आपका विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, तो ये अलग अलग आपके एजेंट्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवा प्लांट अगर वो मेल क्या कर रहा है, फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना उसको फीमेल फ्लावर तक पहुंचना पड़ेगा, फीमेल पार्ट तक पहुंचना पड़ेगा, तो वो आपके क्रॉस पॉलिनेशन से होगा। एंड इस क्रॉस पॉलिनेशन में आपके विंड, वाटर और इंसेक्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट। अब देखो यहां पर देखो क्या बोला गया है, सो यहां पर आपका बोला गया है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे आपके बनाना प्लांट के वो एब्सोल्युटली क्या होते हैं, आपके आइडेंटिकल नहीं होते हैं, है ना। एब्सोल्युटली क्या होंगे आपके, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसके पीछे का देखो सिंपल रीजन यही है कि यहाँ पर कुछ माइनर आपको क्या होता है चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ वेरिएशन आपको क्या होता है देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है आपका वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, आपके क्या होंगे, तो डीएनए कॉपिंग के प्रोसेस में कुछ आपको क्या देखने को मिलते हैं, माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, सम वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे ना 35 के ए के अंदर, ठीक है। तो 35 का जो क्वेश्चन नंबर क्या था आपका ए था, वो क्या हो चुका है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखो बात करेंगे क्वेश्चन में। चलो वो क्वेश्चन स्लाइड आपकी ना थोड़ी सी क्या हो गई थी, रिपीट हुई थी स्लाइड। अब देखो 35 के बी में हम लोग बात करेंगे, तो क्या है आपका, देखो यहाँ पर भी आपको इधर ए और बी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब 35 के बी में हम लोग बात करेंगे, क्या बोला है आपका, द इमेज बिलो शोज अ डेवलप फोएटस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोएटस, ठीक है। देखो यहाँ पर जो इमेज आपका शो किया जा रहा है वो इमेज किसका आपका है, डेवलप्ड आपके ना फोएटस का क्या है, इमेज है। किसके में, कहां पर, तो मदर्स के वॉम्ब में, सिंपल सी बात है। द डेवलपिंग फोएटस इज कनेक्टेड टू द प्लेजेंटा। अभी देखो जो डेवलप फोएटस आपका है, ठीक है ना, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कौन है, तो ये डेवलप्ड फोएटस है, ठीक है ना। ये कौन हो जाएगा आपका, तो ये है डेवलप्ड फोएटस। एंड ये जो डेवलप्ड आपका फोएटस है ना, ये मेनली क्या है आपके, तो मेनली आपके ना किससे कनेक्टेड है, तो ये प्लेजेंटा आप देख रहे होगे, तो प्लेजेंटा से क्या है आपका ये कनेक्टेड है ना। जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो अम्बिलिकल आपको ना कॉर्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके क्या ना अम्बिलिकल आपके कॉर्ड हैं, तो इस कॉर्ड से आपके प्लेजेंटा के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। एंड यहीं पर हम लोग बात करेंगे द अम्बिलिकल वीन एंड आर्टरी रन आउटसाइड द, एंड यहाँ पे इसके आउटसाइड में आपको अम्बिलिकल वीन एंड अम्बिलिकल आपको क्या होते हैं, कॉर्ड देखने को मिलेंगे। अब देखो बोला गया है कि आपका नेम 2 सब्सटेंस दैट मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो आपको ना 2 सब्सटेंस के बारे में बताने हैं
जो कि क्या होंगे आपके ना ब्लड वेसल से क्या करेंगे आपके, तो मूव करेंगे। अब देखो सिंपली क्या होता है, तो प्लेजेंटा के थ्रू ही कहीं ना कहीं क्या मिलता है, जो बेबी होता है मदर के वॉर्म में, उसको न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाती है। एंड जो वेस्ट मटेरियल डेवलप्ड फेटस का होता है आपका ना, वो इस प्लेजेंटा के थ्रू होते हुए ही क्या निकलता है आपका, बाहर निकलता है। तो सिंपल अगर हम लोग बात करेंगे दो सब्सटेंस जो मूव करते हैं, देखो एक आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गए, वेस्ट हो गए। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 सब्सटेंस को क्या किया, नेमिंग किया है। आप कोई भी 2 सब्सटेंस क्या करते एग्जाम के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। चलो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बी के सेकंड में। देखो बोला गया आपका, इफ द प्लेजेंटा हैज लेस विली हाउ विल इट अफेक्ट द बेबीज ग्रोथ। अब देखो जो प्लेजेंटा आपका है, तो अगर इस प्लेजेंटा में विली कैसा होता है आपका, कम होता है, तो ना बेबी के ग्रोथ को किस तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बहुत ही देखो सिमिलरली पॉइंट क्या है कि अगर क्या होता है आपका प्लेजेंटा का जो विली आपका वो लेस रहेगा, तो विली लेस रहने का मतलब क्या होता है आपका, तो सरफेस एरिया भी कैसा रहेगा आपका, लेस रहेगा, है ना। विली लेस रहने का मतलब क्या होता है, जो सरफेस एरिया आपका है, तो आपका सरफेस एरिया भी क्या रहेगा, वहां पर लेस रहेगा। तो सरफेस एरिया आपका लेस रहेगा किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए कम रहेगा, तो न्यूट्रिएंट्स आपका कम सप्लाई हो पाएगा मदर से आपके एम्ब्रॉय तक। तो इससे जो एम्ब्रॉय आपका है या फिर जो आपका ना फर्टस है, इसका जो डेवलप है या इसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ क्या होगा आपका, स्लो तरीके से होगा। तो इस तरीके से क्या करेगा आपका, ये एम्ब्रॉय के ग्रोथ का, बेबी के ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें बोला गया आपका, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो सिंपल है, इसका आंसर आपको पता होगा ना, यूटेरस होता है आपका, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं ना, फीमेल बॉडी में बात करें, तो फीमेल बॉडी में जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है आपका, तो यूटेरस में होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज अडेप्टेड फॉर नरिशिंग द बेबी। अब दूसरा देखो पॉइंट इसमें क्या करना है, तो आपको ना एक्सप्लेन करना है कि जो आपका यूटेरस होता है वो बेबी के नर्सिंग के लिए अडेप्टेड क्यों, ये रीजन है। सिंपल हम लोग बात करेंगे, यूटेरस में क्या होता है आपका, तो थिक लाइनिंग्स होती है आपके, जिसमें एक रिच सप्लाई ऑफ आपको ब्लड देखने को मिलता है। किस लिए, ताकि वो एम्ब्रॉय को क्या कर सके, आपका नरिश कर सके। चलो आगे हम लोग आते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 35 का जो हमारा क्वेश्चन बी है, तो 35 के क्वेश्चन बी में क्या लिखा गया है। सो क्वेश्चन जो 35 का बी है, इसका क्वेश्चन नंबर देखो जो 4th है, इसमें देखो बोला गया है, सम ऑफ द फेटल सेल्स फॉल ऑफ इनटू द amniotic fluid and can be collected by careful procedure. The cells were screened and found to be contain XY chromosome. ठीक है ना। अब देखो सिंपली हम डिटेल जाएंगे नहीं इसके, सिंपल देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर क्रोमोसोम क्या कर रहा है आपका, X एंड Y क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, तो सेक्स ऑफ द फ्यूटस क्या होगा। देखो सेक्स ऑफ द फ्यूटस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इधर क्या होगा, वो मेल होगा, है ना, या फिर क्या होगा आपका फीमेल होगा, है ना। इधर वो मेल होंगे या फिर क्या होंगे आपके फीमेल होंगे। अब अगर हम लोग ना क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, देखो अब होता क्या है ना, जनरली फीमेल देखो क्या कैरी करती है। फीमेल के बारे में ना अगर आप बात करोगे, तो फीमेल में हमेशा क्या होता है आपका एक्स एंड एक्स क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। एंड जब ना मेल के बारे में हम लोग बात करते हैं, सो मेल क्या करते हैं आपके, एक एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं एंड एक वाई क्रोमोसोम को ये क्या करते हैं आपके कैरी करते हैं। अब मान लो कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है आपका, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल, देखो फीमेल में कोई एक क्रोमोसोम आएगा और ये पक्का है कि फीमेल से आपका एक्स ही निकलेगा आपका। तो सपोज दैट मान के चलो फीमेल, देखो किसी टाइम क्या करेगा, फीमेल से आपका क्रोमोसोम एक्स ही निकलने वाला है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मान लो कि फीमेल से क्या निकला आपका एक्स क्रोमोसोम निकला, एंड मेल से भी क्या निकल गया आपका एक्स क्रोमोसोम निकल गया। तो ये मेनली क्या करेगा आपका, तो यहाँ पर मेनली ये फीमेल चाइल्ड को क्या करेगा, मार्क करेगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका फीमेल चाइल्ड आएंगे आपके। एंड जब आगे बात करेंगे दूसरे टाइम पे,
अब देखो फीमेल में सिंपली आपको पता है एक्स क्रोमोसोम ही निकलने वाला है, एंड अगर आपके मेल का वाई क्रोमोसोम आता है तो ये मेनली जो आपके ना रिप्रेजेंट करेंगे किसको, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपके मेल चाइल्ड का होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें सिंपल, तो क्या यहाँ पर बोला गया आपका जो एक्स वाई क्रोमोसोम है ये सेक्स ऑफ द फ्यूटस यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ये क्या करेंगे आपके मेल चाइल्ड को क्या करेंगे बताएंगे, है ना। यहाँ पर जो एक्स वाई अगर आपका क्रोमोसोम दिख रहा है तो मेल चाइल्ड होगा आपका। चलो आगे देखो बात करेंगे, क्या बोला है, हाउ इज दिस पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन मिसयूज्ड। अब देखो जैसे आप ना बात करोगे कि अब ना लोगों को क्या होता है पता चल जाता है ना, लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए है ना टेस्ट वगैरह के जरिए पता लगा पाते हैं कि ना उनका जो बेबी होने वाला है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो आज भी देखो अगर फ्यूटस आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अगर फीमेल है ना, अगर फ्यूटस अगर आप आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि वो फीमेल है, तो आज भी देखो क्या है ना सोसाइटी में कुछ लोग आज भी हैं जो फीमेल चाइल्ड को क्या करते नहीं चाहते हैं, तो इनकेस उनके जन्म से पहले उनको अबॉर्ट कर देते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं क्या होता है लीडिंग करता है आपका फीमेल फ्यूटिसाइड में, यानी कि भ्रूण हत्या भी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, कि बच्चे का जन्म से पहले ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह के केसेस आपको क्या होते हैं देखने को मिलते हैं कि अगर पेरेंट क्या करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में अगर वो जान पाए तो। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखो बोला गया आपका, तो ये जो क्वेश्चन आपका है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में सिंपली वही चीज दी, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन आपका है सारे क्वेश्चंस कैसे आपके हैं, तो पूरे ही क्वेश्चंस आपके ना रिपीटेड हैं। चलो अब यहां से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका ना 36 का है, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपका है फिजिक्स का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन आपका है, द एबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया आपका, तो एबव आपका जो सर्किट है मीन्स जो सर्किट आपका दिख रहा है एक आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या है पार्ट है, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपका गिवन है जिससे आपको क्या करना है कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना है। जैसे R1 देखोगे, R2 आपका है ना, वोल्ट आपका 12 वोल्ट का है। अब जाहिर से पैरेलल है तो पैरेलल में आपका वोल्ट क्या होता है आपका मतलब वो मेनली क्या होता है आपका डिवाइड नहीं होता है, किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। वहाँ पर 12 तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा आपका 12 ही रहेगा। करंट देखो यहाँ पर कितना आपका है 2 एम्पियर का है। करंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर करंट कितना आपका है 2 एम्पियर का है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.5 एम्पियर है, अब यहाँ पर 4 ओम आपका है रेसिस्टेंस में। तो इन सभी चीज़ों को हमें जो बोला गया हम उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, देखो सबसे पहले जो आपसे ना पूछा गया है इसमें बोला गया आपको कि आपको क्या करना है रेसिस्टेंस 2 का आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या निकालने हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। रेसिस्टेंस है ना R2 के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या करने हैं निकालने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बात करोगे देखो R2 में, तो यहाँ से यहाँ तक देखो करंट आपको कितना दिया गया है, सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे जो करंट हमारा है वो 1 पॉइंट कितना दिया है 5 एम्पियर का हमें क्या दिया गया है करंट दिया गया है ना। 1.5 एम्पियर का हमें क्या दिया गया है करंट हमारा गिवन है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना मेंशन है, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर आपका 4 ओम का मेंशन है ना। R2 जो हमारा है रेसिस्टेंस हमारा है वो कितना है, तो ये हमारा 4 ओम क्या है मेंशन है। अब हमें निकालना यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करने हैं निकालने हैं। तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, तो करंट इनटू कितना हो जाएगा हमारा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा वो करंट इनटू क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, यानी कि V इक्वल टू कितना होता है आपका I इंटू R, यानी कि सिंपल लिखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर
इंटू 4 ओम, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, यानी कि 6.0 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल जाएगा रेसिस्टेंस 2 का, वो कितना निकल जाएगा आपका 6 वोल्ट का, यानी कि कितना निकल जाएगा आपका 6 वोल्ट आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ना कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे देखो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम लोग बात करेंगे, देखो क्या मेंशन है, वैल्यू द रेसिस्टेंस R2। अब देखो R2 आपका जो है, तो R2 में आपको क्या करना है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है ना। R2 का रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका आप हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना कुछ चीजें जो हमें पहले से क्या है, गिवन है। अब देखो टोटल करंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, टोटल क्या है आपका जो करंट होगा, ठीक है, यहां से यहां तक अगर आप सिंपली बात करते हो तो टोटल करंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, आई कितना हो जाएगा आपका, सो आई हो जाएगा आपका टोटल, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो जो टोटल आपका करंट है वो करंट कितना हो जाएगा, तो टोटल जो आपका करंट है वो कितना हो जा रहा है हमारा, जब टोटल हम लोग क्या करते हैं ना करंट की बात करेंगे, सो टोटल करंट जो हमारा है वो कितना एम्पियर का हो जाएगा, तो 2 एम्पियर का आपका टोटल करंट हो जाएगा, है ना। करंट आपका अगर हम लोग 4 रेसिस्टेंस से बात करते हैं तो आपका जो करंट है वो करंट आपका हो जाएगा 2 एम्पियर का। करंट के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे करंट थ्रू रेजिस्टेंस 4 ओम, है ना, देखो टोटल करंट कितना है आपका, तो टोटल करंट आपका है 2 एम्पियर का, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो टोटल करंट आपका जा रहा है वो 2 एम्पियर का है, एंड यहाँ पर जो करंट आपका है कितना 4 रेजिस्टेंस के अराउंड में ये 1.5 एम्पियर का है। तो जो रिमेनिंग करंट यहाँ पर बचेगा वो रिमेनिंग करंट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग करंट आपका बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, सो 2 माइनस 1.5 एम्पियर का, यानी कि यहाँ पर जो करंट हमारा हो जाएगा वो 0.5 एम्पियर का हमारा क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है ना। 0.5 एम्पियर जो रेसिस्टेंस 2 के अकॉर्डिंगली हमारा करंट जो है वो कितना आएगा आपका 0.5 एम्पियर का आएगा। अब सिंपल देखो अगर हम लोग बात करेंगे होम्स लॉ को यूज करके, तो I इक्वल टू क्या होता है, सो I इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो V इंटू कितना होता है, सो I इक्वल टू हो जाता है आपका V इंटू R, और R यहाँ पर क्या होगा आपका, सो R हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अब I देखो हमें पता है, हमने पहले भी निकाला हुआ है, I कितना निकाला था हमने, तो हमने I कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। V इक्वल टू कितना होता है आपका, तो I इंटू R, और V हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है कितना होता है आपका, तो 6 वोल्ट था हमारा, है ना। V कितना था हमारा, तो V ऑलरेडी हमारा कितना था, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, V इक्वल टू, फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो गया हमारा, ठीक है ना। V इक्वल टू कितना होगा आपका, सो V इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू R, और V हमें ऑलरेडी पहले से गिवन है कितना हमारा है 6.0 वोल्ट है। I आपका पता है कितना है 0.5 एम्पियर है, एंड R इंटू कितना करेंगे हम लोग, R2 हो जाएगा। जब R2 इक्वल टू आप निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका, सो R2 इक्वल टू निकल जाएगा हमारा 6.0 वोल्ट बाई 0.5 एम्पियर, है ना। 0 पॉइंट कितना निकल जाएगा 5 एम्पियर। अब जब पॉइंट को पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, हटा लेते हैं, तो एक कैलकुलेट आपका 5 होगा और 60 हो गया, तो 12 5 जब कितना होता है आपका 60 होता है। तो यहाँ पर जो R2 निकलेगा वो R2 कितना निकलेगा आपका 12 ओम निकलेगा, है ना। R2 यहाँ पर कितना निकलेगा हमारा, सो R2 जो हमारा यहाँ पर निकल जाएगा वो 12 ओम का हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको ना वैल्यू निकालना है रेसिस्टेंस 1 का। अब देखो रेसिस्टेंस 1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो टोटल देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना किसके बारे में, तो पोटेंशियल, देखो टोटल अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर V के बारे में, ठीक है ना। टोटल V देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का है, तो जाहिर सी बात है ना यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 12 वोल्ट का ही क्या होगा आपको देखने को मिलेगा।
है ना। यहाँ पर भी कितना देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर भी आपको ये 12 वोल्ट का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो R1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो R1 का जो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना। R1 का कितना आएगा आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके R1 का आएगा, वो आपका पहले से आपका हमने निकाला हुआ था, कितना था आपका 0.5 एम्पियर था, अगर हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे ना R2 में, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने पहले जो निकाला था, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने क्या निकाला था आपका, पहले निकाला था आपकी R2 के अकॉर्डिंगली, है ना। R2 के अकॉर्डिंगली जो हमने पहले क्या निकाला था आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, वो हमने 6 वोल्ट का निकाला था, ठीक है ना। एंड जब दूसरे हम लोग बात करते हैं अगर, अब देखो हेंस अगर आप बात करोगे तो R1 के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। अब जब ना R1 की बात करते हैं, सो R1 के अकॉर्डिंगली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा आपका, तो टोटल हम लोग क्या करते हैं 12 लेते हैं। सो 12 माइनस कितना करोगे आप, तो 12 माइनस कितना कर दोगे 6 करोगे, है ना। 12 माइनस कितना आएगा आपका 6 आएगा, क्योंकि हमने पहले उसको निकाला है। एंड 4 वोल्ट के बारे में ना हम लोग अगर क्या करते हैं, बात करते हैं 2 एम्पियर से। अब अगर यहाँ पर आप ना 2 ओम के बारे में बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो यहाँ पर आपका जो वोल्ट निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, है ना, 2 एम्पियर का और ये 2 ओम का, तो ये 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट किसके अकॉर्डिंगली, तो ये हो जाएगा आपका R2 के अकॉर्डिंगली जो आपका वोल्ट हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो अगर R1 के अकॉर्डिंग फाइनली आप पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस निकालते हो तो कितना होगा आपका 12 माइनस 6 माइनस 4, यानी कि 12 माइनस कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि टोटल कितना आएगा आपका। सो R1 के अकॉर्डिंग जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपके 2 वोल्ट, है ना। वो कितना आएगा आपका, तो वो आपका आएगा 2 वोल्ट। एंड R1 के अकॉर्डिंगली, है ना, R1 के अकॉर्डिंगली अगर आप क्या करते हो ना करंट की बात करते हो, सो R1 के अकॉर्डिंगली जो आपका क्या है करंट है वो कितना है आपके 2 एम्पियर का है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सो R1 की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर जो आपका R1 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 वोल्ट बाई 2 एम्पियर, है ना। 2 वोल्ट बाई 2 एम्पियर कट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1, और ये 1 किस में आएगा हमारा, तो 1 आएगा आपके ओम में, यानी कि 1 ओम क्या हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस 1 का वैल्यू होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो 36 के बी का आपका क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका, एज सोन इन द फिगर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ फिगर है, फिगर में देखो शो किया गया है, ठीक है ना। ए एंड बी आपके 2 लैंप हैं, ठीक है ना। ये ए हो गया आपका एंड ये आपका बी है, तो ये ए एंड बी ये दोनों ही क्या है आपके लैंप हैं, ठीक है ना। ए एंड बी ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लैंप हैं। लैंप ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट 24 वॉट, है ना। लैंप ए को किससे आपका लेवल रिलेट किया गया है, तो 12 वोल्ट से आपका एंड 24 वॉट से, ठीक है ना। लैंप बी इज रेटेड एट 6 वोल्ट, एंड जो लैंप आपका बी है, तो लैंप बी को आपके ना 6, है ना, लैंप बी को आपके किससे वोल्ट रेट किया गया आपका 6 से, है ना। और इसमें करंट कितने का जा रहा है आपका, तो 3 एम्पियर का आपका करंट है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो बोला है R1 एंड R2 आर चूजन, है ना। R1 या फिर R2 को क्या करना है, चूजन करना है, सो दैट बोथ लैंप्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, आंसर द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले आपको आंसर किस में देना है, तो सबसे पहले जो आपको आंसर देना है वो बोला गया आपका कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए। अब देखो लैंप ए में क्या करना है, आपको करंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, लैंप ए में करंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि सिंपल आपको फॉर्मूला अगर देखते हो तो P इक्वल टू कितना होता है आपका, सो I इंटू कितना होता है V होता है,
है ना। P का जो आपका फॉर्मूला होता है वो I इंटू कितना होता है आपका V होता है। यानी कि जब आप I के फॉर्मूला के बारे में बात करते हो तो कितना हो जाएगा आपका P बाई V हो जाएगा। अब देखो P भी आपका गिवन है ना, एंड V भी आपका क्या है गिवन है। P के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो गिवन आपका है 24 वॉट का गिवन है, एंड B कितना गिवन आपका है तो 12 V गिवन है। कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और 2 क्या आपका एम्पियर। यानी कि फर्स्ट का जो आपका लैंप ए में जो आपका करंट होगा वो करंट कितना होगा आपका तो 2 एम्पियर का आपका करंट होगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या बोला गया आपका, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब देखो आपको क्या करना है, स्टेट और रीजन देना है वोल्ट मीटर के रीडिंग का। तो जब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में ना, वोल्ट मीटर के रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो इसको हमें स्टेट भी करना है एंड इसका हमें क्या करना है रीजन भी देना है। देखो सिंपल है, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, तो वोल्ट मीटर के ना अगर हम लोग क्या करते हैं रीडिंग के बारे में बात करते हैं तो वो कितना आपका है 12 वॉट आपका गिवन है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का जो आपका रीडिंग है वो आपका 12 वॉट का है। अब 12 वॉट का देखो ये क्यों होगा, 12 वॉट का होने का सिंपल पीछे एक रीजन आपका है, क्योंकि देखो लैंप ए और लैंप बी कैसा है आपका पैरेलल है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द आर्म कंटेनिंग ए से वही किसके बराबर होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आर्म कंटेनिंग कर रहा है आपका बी के अकॉर्डिंगली, बी लैंप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो क्या बोला आपको, तो R2 रेसिस्टेंस ऑफ R2 आपको क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। R2 के रेसिस्टेंस को क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। R2 के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल देखो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखते हो, ठीक है ना, आप सबसे पहले क्या देखते हो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो R2 को और पोटेंशियल आप डिफरेंस देखते हो अक्रॉस B का, तो ये टोटल देखो कितना बन रहा है आपका, तो सिंपल हमने देखा ये 12 वोल्ट बन रहा है ना, 12 क्या बन रहा है आपका वोल्ट बन रहा है आपका। इसके अलावा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका B का कितना गिवन है, तो PD जो आपका है ना वो B का कितना गिवन है, तो B का आपका 6 वोल्ट क्या है ऑलरेडी यहाँ पर आपका गिवन है, ठीक है ना। देखो तो B का आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आपका 6 गिवन है, एंड A के अकॉर्डिंगली आप उसको देखते हो तो 12 वोल्ट ये ऑलरेडी आपका पहले से ही क्या आपका है इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने की। तो अगर सिंपल देखो आप सबसे पहले बात करते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब अक्रॉस R2 कैलकुलेट करते हो तो ये कितना आएगा, आप इसको माइनस करना पड़ेगा आपका, तो 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, तो R2 के अकॉर्डिंगली जो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, R2 के अकॉर्डिंगली आपका जो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट का हो जाएगा। और जो करंट आपका है R2 के अकॉर्डिंगली वही सेम करंट आपका B के अकॉर्डिंगली है, यानी कि करंट कितना हो जाएगा आपका I कितना हो जाएगा आपका 3 एम्पियर का। तो फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, सो कैलकुलेट हमें करना है R। अब R का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई, है ना। R का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो R का देखो फॉर्मूला होता है, सो R बराबर क्या होता है आपका V बाई आई, यानी कि V कितना है आपका तो 6 वोल्ट का है, I कितना है आपका 3 एम्पियर का, यानी कि जब काट लेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 2 ओम आपका क्या आएगा ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस 1, ठीक है ना। रेसिस्टेंस 1 का हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो सिंपली R1 का जो करंट आपका है टोटल कितना चला जाएगा आपका, टोटल करंट जो आपका हो जाएगा R1 के अकॉर्डिंगली वो 3 और कितना हो जाएगा आपका 2, तो टोटल जो करंट हो जाएगा करंट कितना आ जाएगा आपका I हो जाएगा आपका टोटल 5 एम्पियर का, ठीक है ना। करंट टोटल कितना हो गया हमारा, सो करंट हो जाएगा टोटल आपका 5 एम्पियर का, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका है R1 के अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर क्या करेंगे तो R1 माइनस R2 कर देंगे तो टोटल जो करंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा
ठीक है ना। टोटल हमें जो वोल्ट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा आपका, तो 15 - 12 यानी कि 3 वोल्ट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो हो जाएगा पीडी जब आप निकालोगे, ठीक है ना, तो पीडी का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा आपका, तो 3 वोल्ट बाई 5 एम्पियर, है ना, 3 वोल्ट बाई 5 एम्पियर। अब इसको जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.6 ओम का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बोला गया है, स्टेट द लॉ एंड राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है ना, तो हमें लॉ को क्या करना है, स्टेट करना है, एंड फॉर्मूला कनेक्टिंग करना है, किससे, हमें इलेक्ट्रिक करंट से एक फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एंड वोल्टेज वहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, अप्लाइड होना चाहिए। अब देखो ओम्स लॉ अगर सिंपल हम लोग बात करेंगे तो क्या स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है करंट के अकॉर्डिंगली, वो क्या होता है आपका वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हो ना, लॉ के बारे में बात करते हो तो ओम्स लॉ सिंपल आपको स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है वो क्या होगा आपका, डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से जो कि आप अप्लाइड करते हो, एंड इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस से कंडक्टर में। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग बात करें तो V क्या होता है आपका, तो V जो आपका है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके I से, है ना। V क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके I से, एंड V जो होता है आपका वो क्या होता है आपका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेसिस्टेंस से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ मैथमेटिकली भी आप इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को आप फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या बोला गया आपका, तो जो नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, इसमें देखो बोला जा रहा है हमारा क्या है, इन अ हाउस होल्ड 5 फैंस ईच ऑफ 100 वॉट आर यूज्ड फॉर 4 आवर्स and an electric pressure of 500 watt for 2 hours every day, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि एक घर के अंदर क्या होता है आपका 5 फैंस है, हर एक का आपका कितना वॉट है, 100 वॉट है, एंड इसको ना 4 घंटे के लिए आपका यूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रिक आपका प्रेशर है, ठीक है, जिसका 500 क्या है वॉट पावर है आपका है, एंड इसको हर दिन 2 घंटे के लिए ना यूज किया जाता है। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फैंस एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर फॉर 60 डेज। तो अगर आप 60 दिन के लिए क्या करते हो ना, यूज करते हो आप सेम चीज को, है ना, 5 आप फैन चला लो 2 घंटे 4 घंटे के लिए, है ना, 2 आप क्या करोगे 2 घंटे आप हर दिन क्या चला लो, एक इलेक्ट्रिक प्रेस चला लो आप, तो 60 दिन में टोटल कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर खर्च होगा आपका वो बताना है। कि अगर देखो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है आपका, सो अगर आपके 1 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 6.5 रुपीज़, तो 60 डेज का ना कॉस्ट कितना होगा ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 60 डेज का कितना आएगा एक्सपेंस, ये कैलकुलेट, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग इसको। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे क्या मेंशन हमारा है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक दिन का पहले ना खर्चा निकालते हैं, तो 1 डे का पहले निकालते, 60 डे का हमें निकालना क्या हो जाएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो 1 डे का अगर आप क्या करते हो निकालते हो, कितना आपका है, तो आपका ना कितना है 5 फैंस है, यानी कि 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 वॉट, है ना, 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 वॉट, और इसको चलाते कितने घंटे के लिए है, तो इसको आप चला रहे हो कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, है ना। अब इसको 1000 से जब आप क्या करते हो ना डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका किलो वॉट हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर आप इसको क्या करते हो 1000 कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका किलो वॉट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले काटते हैं, 2 0 से 2 0 आपका खत्म हो जाएगा, है ना। 5 2 जा
10 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो टोटल निकल रहा है आपका 2 किलोवाट निकल रहा है ना। कितना निकल रहा है आपका 2 किलोवाट। किसका निकल रहा है आपका ये 2 किलोवाट आपका निकल रहा है पंखे का हमने निकाला है। अब साथ साथ हमें क्या चलाना है इलेक्ट्रिक प्रेस भी चलाना है, तो इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक प्रेस कितना आपका है एंड एन इलेक्ट्रिक प्रेस देखो आपका एक ही है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 वाट। जब इसको 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये भी आपका है ना किलोवाट हो जाएगा। एंड कितने घंटे के लिए आपका ये है 2 घंटे के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे हम लोग यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आप क्या करते हो कैलकुलेट करते हो, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे ना 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। देन 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 2 से 2 खत्म, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 1 किलोवाट। यानी कि अगर टोटल हम लोग पावर यूज की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 3 किलोवाट। अब 3 किलोवाट कहने का मतलब कितना है आपका, तो 3 यूनिट, यानी कि एक दिन में बिजली कितना खर्च हो रहा है आपका, तो 3 यूनिट आपका बिजली एक दिन में क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। तो 60 डे में बिजली कितना खर्च हो जाएगा आपका, तो 60 इंटू 3 यूनिट्स आप कर सकते हो, है ना। 60 इंटू 3 यूनिट्स, यानी कि 60 डेज में बिजली कितना खर्च होगा आपका, तो 180 यूनिट्स बिजली क्या हो रहा है आपका खर्च हो रहा है। तो अगर एक यूनिट का प्राइस आपका 6.5 है तो 180 यूनिट्स का प्राइस कितना हो जाएगा आपका, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 18 इंटू 65 डायरेक्टली आप कर दो, कितना हो जाएगा 18 5 जा डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं 90 होता है एंड 18 6 जा 108 होता है, यानी कि 0711। तो 1170 रुपीज टोटल क्या आएगा आपका खर्च आएगा, है ना। 1170 रुपीज टोटल क्या होने वाला है खर्च यहाँ पर आपका होने वाला है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसमें बी का फर्स्ट है, ठीक है ना। बी का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें देखो बोला जा रहा है आपसे क्या, आपको बोला गया ना स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। जूस लॉ ऑफ हमें हीटिंग क्या करने हैं बताने हैं। अब देखो जूस लॉ ऑफ जब हीटिंग के बारे में आप बात करते हो सिंपली क्या करता है, देखो जूस लॉ ऑफ हीटिंग आपको बताता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है आपका ना एक कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ हीट जो करंट कंडक्टर में आपका प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि वहां से आपका पास करेगा। एंड रेसिस्टेंस ऑफ द करंट क्या होता है आपका, और टाइम में आपका जिस टाइम पे वो फ्लो करेगा। मैथमेटिकली अगर इसको फ्लो हम लोग एक्सप्रेस की बात करेंगे तो सिंपल क्या हो जाता है आपका, तो H इक्वल टू आप सिंपली बोलते हो H इक्वल टू जो हो जाता है आपका वो हो जाएगा I स्क्वायर RT, है ना। I स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका RT हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो H का मतलब क्या हो रहा है, तो H का मतलब क्या होगा आपका, I का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है एंड T का मतलब क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं समझते हैं। देखो H का मतलब हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, जो हीट आपका होता है। H का मतलब क्या होता है आपका हीट होता है। I का मतलब सिंपली आपको पता होगा क्या होता है, करंट होता है आपका, है ना। I का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा। R का मतलब क्या होता है आपका, तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड T के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, T का मतलब क्या होता है आपका टाइम होता है, ठीक है ना। T का मतलब क्या हो जाएगा आपका टाइम। अच्छा टाइम किस में, सेकंड में। रेसिस्टेंस किसके में, किस में, तो ओम में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है किस में, एम्पियर में। एंड हीट हमेशा किस में, जूल में।
तो आप इसको मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर बी के सेकंड में क्या बोला गया है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ए में सीरीज एंड बी पैरेलल, दोनों ही आपका है, विथ अ बैटरी ऑफ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, कुछ पोटेंशियल इसका डिफरेंस होगा वो गिवन आपका है। सो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है इसके टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस में, जब आप क्या करते हो दोनों केसेस को कंबाइन करते हो। इफ द वोल्टेज आपका है और जो आपका देखो टाइम है वो दोनों ही क्या रहेगा आपका, अगर को सेम रहता है, तो इसका देखो आंसर क्या बनेगा उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले इसके हम लोग ना आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखो जो रेसिस्टेंस आपका होगा कहाँ पर, तो रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे ना सीरीज में, ठीक है ना, अगर देखो हम लोग पहले बात करते हैं रेसिस्टेंस की, ठीक है, जो रेसिस्टेंस आपका है कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे अगर रेसिस्टेंस जो हमारा गिवन है वो सीरीज में जो होगा उसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, आपके आर एस से, एंड जो रेसिस्टेंस हमारा होगा पैरेलल में, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में जो कि कहाँ पर होगा आपके पैरेलल में, तो जो रेसिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे उसको हम लोग आर पी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस आपके सीरीज में होंगे उसको हम लोग आर एस से डिनोट करेंगे, रेसिस्टेंस आपके जो पैरेलल में होंगे उसको हम लोग आर पी से डिनोट करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करिए अगर, तो जो टोटल आपका क्या होगा वोल्टेज होगा उसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, है ना। टोटल जो हमारा क्या होगा वोल्टेज होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें टोटल वोल्टेज के बारे में, सो टोटल वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करेंगे। टाइम से अगर पूछा जाए तो टाइम को जो हम लोग डिनोट करेंगे वो स्मॉल t से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने की, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं सीरीज में, तो पहला लिखेंगे हम लोग आर एस कितना हो जाएगा आपका, तो सिंपल लिख लेंगे हम लोग जो आर एस हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में वो 2 ओम प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 ओम हो जाएगा, यानी कि आप सिंपल लिख सकते हो 2 + 4 ओम, यानी कि टोटल कितना आएगा आपका, सो ये टोटल हो जाएगा आपका 6 ओम का। वहीं बात करेंगे अगर हम लोग रेसिस्टेंस पैरेलली अगर निकालते हैं तो ये कितना निकलेगा हमारा, तो पैरेलली जब निकालेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा 1/2 + 1/r ओम का, यानी कि देखो टोटल जब ना आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, एलसीएम आपका आएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 + 4 1 जा 4 ओम, यानी कि कितना निकलेगा आपका ये 3/4 ओम, और ये कितना है आपका, तो 1/r जो पैरेलल में है। तो आप सिंपल अगर आर पी निकालते हो तो ये कितना निकल जाएगा आपका 4/3 ओम, ये क्या निकलेगा हमारा, कैलकुलेट करिएगा। तो रेसिस्टेंस आपका सीरीज में 6 ओम का निकलेगा एंड रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में कितना निकल जाएगा 4/3 ओम का हमारा ये निकलेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं ना हीट के बारे में। अब देखो हीट का सिंपल एक फॉर्मूला होता है एंड फॉर्मूला क्या होता है आपका V² है ना इंटू टी बाई, अगर आप इसको ना सीरीज में निकालते हो तो RS हो जाएगा, बाई सिंपल क्या निकालते हैं हम लोग, तो V² बाई इंटू टी बाई रेसिस्टेंस कितने आपका, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका पैरेलली। अभी जब फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं ना पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूला को आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा बन रहा है आपका, तो V² इंटू टी बाई RS। देखो रेसिस्टेंस जो हमने S में निकाला था वो कितना था आपका, तो वो था आपका 6 का, ठीक है ना। इसको फिर आप डिवाइड करोगे किससे, तो V² इंटू टी बाई 4/3 हो जाएगा आपका। अब आगे फर्दर जब हम लोग ना इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V² इंटू टी बाई 6, यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड V² इंटू टी
बाई कितना हो जाएगा आपका ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे जब इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा v² इंटू t/6 इंटू 4/3 डिवाइड कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा v²t। अब देखो v² तो कैंसिल हो गया आपका, यानी कि जो कैलकुलेशन यहाँ बच गया आपका वो बच गया 4/3 इंटू नीचे में कितना 6। अब 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि जो फाइनल रेशियो आपका बनेगा हीट का वो 2 और 9 का क्या बनेगा आपका रेशियो आएगा। ठीक है ना। रेशियो कितना आएगा आपका, तो 2 और 9 का फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, रेशियो देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका सेम रेशियो की, अगर हम लोग क्या करते हैं रेशियो की बात कर रहे हैं तो 2 और 9 का क्या आ रहा है आपका रेशियो आ रहा है 2/9, यानी कि सिंपल आप बोल दो 2 रेशियो कितना हो जाएगा आपका ये 9 होगा। क्लियर है। चलो आगे हमारा है सेक्शन ई। अब देखो सेक्शन ई के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सेक्शन ई में देखो जितने भी आपके ना क्वेश्चन होंगे तो सेक्शन ई के ना सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आज के इस क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।